नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज ये पहली क्लास है जिसमें हम विज्ञान पढ़ाने वाले हैं। और विज्ञान में भी देखो, जो आपकी विज्ञान है उसमें 3 पोर्शन है। एक है आपका बायोलॉजी का, एक है आपका केमिस्ट्री का, और और एक है आपका फिजिक्स का। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, वो भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। ठीक है। भौतिक विज्ञान में भी हम लोग अपना पहला चैप्टर लेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम। और पहले चैप्टर का जो नाम है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, जब हम भौतिक विज्ञान पूरा पढ़ा देंगे इसके चैप्टर, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री लेंगे, फिर बायोलॉजी लेंगे। तो क्लास के 10 वाले बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मैं पूरा कोर्स करा रहा हूँ विज्ञान का आपके यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, पूरी क्लास लें और बाद में मैं पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ से आप लोग क्या करें, नोट्स जरूर बना लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की कोटेशन है, पढ़ाई से ही ज्ञान और विद्या का प्रकाश मिलता है। तो पढ़ाई हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से ही हमें ज्ञान और विद्या का प्रकाश मिलता है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखते हैं चैप्टर 1 में। सबसे देखो, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का नेम है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है और इसके आगे देखेंगे। तो देखो, प्रकाश प्रकाश किसे कहते हैं। जैसे कोई कमरा है, मान लो ये कमरा है, इसमें बिल्कुल अंधेरा है, प्रकाश है ही नहीं। ठीक है, अब ये वस्तुएं जो इस कमरे में रखी हैं, इस कमरे में अगर हम अंदर जाएंगे तो क्या ये सारी वस्तुएं हमें दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि इसमें प्रकाश नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। तो वस्तुओं को देखने के लिए हमें क्या जरूरी है? प्रकाश। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। जिसकी सहायता से हम जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं तथा जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। ठीक है, प्रकाश के ही कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं और प्रकाश ही हमारी आंखों को संवेदित करता है, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इसे ही प्रकाश कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं तथा जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो ये प्रकाश की डेफिनेशन हो गई। अब देखो, प्रकाश के का परावर्तन परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण, जैसे देखो आपने छोटे में किया होगा ये, जैसे कोई आप कांच का टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ आपने कांच का टुकड़ा ले लिया और यहाँ मान लो, यहाँ पर देखो ये सन है। ठीक है, सूरज। अब देखो आप क्या करते हैं, जैसे ये रोशनी इस कांच के टुकड़े पर पड़ेगी और यहाँ पर बैठे किसी इंसान के ऊपर इसकी रोशनी ऐसे जाएगी। आपने छोटे में किया होगा कि धूप में आप कांच का टुकड़ा लेके अपने दोस्तों के ऊपर उसकी रोशनी भेजते होंगे। तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखो, इसका नियम क्या है, इसका डेफिनेशन क्या बनती है। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण, ये जैसे जैसे ये आई, ये प्रकाश की किरण इस कांच के टुकड़े पर आई। ठीक है, ये कांच के टुकड़े पे आई। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिश या चिकनी सतह से, अब देखो यहाँ पर शीशा था, तो क्या थी, चिकनी सतह थी या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, देखो इसी माध्यम में कैसे होगी, लौट गया, वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके दो मुख्य नियम हैं। कितने नियम हैं? दो। इसके मुख्य दो नियम हैं। अब मुख्य दो नियम कौन कौन से हैं, चलिए हम वो लोग देख लेते हैं नियम। तो ये समझ में आ गया होगा, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हमने प्रकाश पढ़ाया। प्रकाश क्या होता है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं और जो हमारी आंखों को संवेदित करता है उसे प्रकाश कहते हैं। फिर प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके दो नियम हैं, चलिए हम दो नियम देखते हैं। दो नियम कौन कौन से हैं। देखो, इसका पहला नियम पहला नियम देखते हैं। इसके मुख्य दो नियम हैं ये। पहला नियम है, अब यहाँ चित्र से समझते हैं। देखो, ये जो चित्र है, यहाँ पर देखो, ये है आपतित किरण। ये वाली किरण क्या है, आपतित किरण। मतलब यहाँ से, जैसे यहाँ पर टॉर्च मान लो या सन मान लो, कुछ भी मान लो,
हमने यहाँ पर एक सोर्स ले लिया है जहाँ से ये प्रकाश की किरण जा रही है, तो ये आपतित किरण हो गई। ठीक है, अब ये किरण जा रही है, इस फिगर में देखो, अब ये किरण जा रही है, यहाँ टकराई, यहाँ पर टकराने के बाद देखो वापस ऐसी लौट गई, मतलब टकराने के बाद जब वापस लौटी, ऐसी लौटी, तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण, क्योंकि ये परावर्तित हो गई। इसके बाद यहाँ पर देखो ये अभिलंब खींच दिया हमने, इसी बिंदु पर क्या खींच दिया, अभिलंब। अब इसका नियम देखो, पहला नियम क्या बनता है, आपतित किरण। तो आपतित किरण कहाँ से आई, जो सोर्स था प्रकाश का, वहां से आपतित किरण आई। आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब यहाँ टकराने के बाद क्या हो गई इसका परावर्तन, तो ये परावर्तित किरण बन गई। और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। अभिलंब कहाँ है, देखो ये डाला अपन ने अभिलंब, सीधी एक रेखा डाल दी, अभिलंब डाल दिया 90 डिग्री वाला, ये अभिलंब डाल दिया सीधा। ठीक है, अभिलंब डाला, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपतित किरण ये आई इस बिंदु पर, ये परावर्तित किरण ये चली गई, इसी पर हमने अभिलंब डाल दिया, तीनों देखो एक ही बिंदु पर है, एक ही तल में है ना। तो ये पहला नियम बन गया, आपतित किरण, फिर इसका परावर्तन हुआ परावर्तित किरण, और इस पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु, जहाँ पर ये दोनों किरणें, यहाँ पर जो आपतित किरण आ रही है इसे कहते हैं आपतन बिंदु, ये यहाँ होगा आपतन बिंदु। ठीक है, ये होगा आपका आपतन बिंदु। ठीक, अब आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कैसे हैं, एक ही तल में है, तो ये पहला नियम बन गया, याद हो गया होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ये इसका पहला नियम हो गया। अब देखो दूसरा नियम देखते हैं हम लोग। अब देखो अभिलंब डाला है हमने ये, तो अभिलंब में देखो यहाँ ये अभिलंब है, यहाँ से ये वाला जो कोण बन रहा है, ये आपतित किरण से, ये वाली आपतित किरण है, आपतित किरण से ये वाला जो कोण बन रहा है अभिलंब से, इसको कहते हैं कोण आई, मतलब आपतन कोण आई। इसके बाद यहाँ पर देखो ये परावर्तित हो गई, और ये अभिलंब से कौन सा कोण बना रहा है, कोण आर, ये हो गया परावर्तन कोण। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका नियम क्या बनता है, आपतन कोण, आपतन कोण क्या बताया था हमने, आई, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब आर के बराबर होता है। तो यहाँ पर नियम बन गया ये कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब अर्थात कोण आई इक्वल टू होगा हमेशा कोण आर के। ठीक, तो ये नियम हमारा निकल के आ गया दूसरा। तो दोनों नियम समझ में आ गए होंगे, देखो दोबारा समझा देते हैं। पहला नियम क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु जो है जहाँ पर किरण आ रही है वहाँ पर हमने अभिलंब डाला, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या बना, देखो अभिलंब से बना कोण, आपतित किरण द्वारा आपतन कोण, और परावर्तित किरण द्वारा बना कोण आर, परावर्तन कोण। तो ये दोनों कोण आपस में हमेशा सदैव बराबर होते हैं। अब इसी से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, क्या पूछ लेगा, जैसे वो आपतन कोण दे देगा, मतलब उसने आपतन कोण दे दिया कि मैंने आपतन कोण 30 डिग्री है, तो अब इसका परावर्तन कोण बताओ। तो देखो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आया था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ पर कोण आर भी क्या हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं गोलीय दर्पण। अब देखो यहाँ से समझते हैं, हमने दर्पण समझ ली, पहले हमने क्या समझा था, पहले हमने प्रकाश समझा, फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम समझे। अब देखते हैं गोलीय दर्पण। देखो यहाँ पर देखते हैं, पहले यहाँ समझ लो, ये मान लो ये कोई गोला है, ठीक है, कांच का टुकड़ा है गोल बिल्कुल, ठीक। अब ये कांच का टुकड़ा है, अब यहाँ पर गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या बनती है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। अब इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो ये गोलीय है, ठीक है, यहाँ से परावर्तन होगा इसका, क्योंकि ये गोलीय है, और यहाँ से ये परावर्तक, इसके पीछे कलाई लगी होगी, तो यहाँ से क्या होगा, परावर्तन होगा। तो देखो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ कैसा है, गोलीय है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, ये गोला था, ठीक है, और इसका परावर्तक पृष्ठ ये गोलीय होगा, ठीक है। तो यहाँ से गोलीय दर्पण की परिभाषा बनती है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं।
मतलब इसका परावर्तन कहाँ पे हो रहा है, इसमें इसमें यहाँ से ही तो होगा, बीच में से ही तो होगा। तो ये गोलीय परावर्तक पृष्ठ हो गया। मतलब ये पृष्ठ जो है, परावर्तक पृष्ठ इसका कैसा है, गोलीय है। तो ये गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक, मतलब इतने याद रखना है आपको कि जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक, अब चलते हैं। अब ये गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब कैसे होते हैं वो ही समझ लो। जैसे ये गोलीय दर्पण था गोल, ठीक है, गोल था। अब इसको क्या किया मैंने, बीच से काट दिया इसको। ठीक, एक भाग ये बन गया इसका, मान लो यहीं दिखा देते हैं। एक भाग ये बन गया इसका और एक भाग ये बन गया इसका, दो भाग हैं, दो भाग में काट लिया हमने। अब क्या किया मैंने किया इसके इस साइड उभरी हुई सतह पे कलई लगा दी। ठीक है, जब उभरी हुई सतह पे हम कलई लगा देंगे तो इसका परावर्तन कहाँ से होगा, अंदर की ओर से होगा। तो एक दर्पण ये बन गया। इसके बाद ये वाला टुकड़ा था, इसमें क्या किया मैंने, इसमें उभरी हुई सतह पे कलई लगाई थी, इसमें हम अंदर की सतह पे हम कलई लगा देते हैं। तो इसमें परावर्तन कहाँ से होगा, उभरी हुई सतह से होगा। इसमें अंदर वाली सतह से परावर्तन हो रहा था, इसमें उभरी हुई सतह से परावर्तन होगा। अब समझते हैं इसके दोनों दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखो, पहला दिया गया है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को समझते हैं। वह है गोलीय दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह पर कलई लगी होती है। अब देखो, इसकी उभरी हुई सतह पे क्या है, कलई लगी होती है। देखो ये अभी लगाई थी मैंने, उभरी हुई सतह पे कलई लगी होती है। तथा परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। हमने बताया था कि परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, इसमें अंदर की ओर है। तो देखो ये वाला जो चित्र दिया गया है ये इसी का दिया गया है। परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, अंदर की ओर है, और उभरी हुई सतह पे क्या लगी है, कलई लगी है। तो अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। गोलीय दर्पण को हमने दो भागों में काट लिया था, जिसके एक में उभरी हुई सतह पे हमने कलई लगा दी और अंदर वाले सतह से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है यहाँ से। तो ये कहते हैं अवतल दर्पण। इसको क्या कहेंगे, अवतल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यह प्रकाश की किरणों को फैलाता नहीं है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, सारी किरणों को इकट्ठा कर देता है, इसीलिए ये अभिसारी दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो देखो ये चित्र भी दिया गया है। जैसे ये किरणें आ रही हैं, जैसे ये किरणें आई, ठीक है, इसने ये टकराने के बाद इस बिंदु पर इकट्ठा कर दिया, इन सारी किरणों को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो अवतल दर्पण समझ में आ गया होगा, जिसकी उभरी हुई सतह पे क्या लगी होती है, कलई, और अंदर की सतह से परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह सारी किरणों, परावर्तित किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। ठीक है, तो इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। देखो ये उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछ लेता है पेपर में डायरेक्ट कि अवतल दर्पण के उपयोग बताइए, या पूछ लेगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो इसके उपयोग समझते हैं। तो इसका उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट्स में किया जाता है। जो गाड़ियां होती हैं उनके हेडलाइट में किया जाता है, ताकि रोशनी बिल्कुल सीधी जाती है। देखा होगा आपने कि गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उनकी रोशनी बिल्कुल सीधी जाती है। ठीक है, और सोलर कुकर में भी किया जाता है। ठीक है, सोलर कुकर जो होता है उसमें भी खाना जल्दी पक जाए, इसलिए रोशनी को एक बिंदु पर इकट्ठा कर दिया जाता है, इसलिए उसे कहते हैं सोलर कुकर में भी किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। और दाढ़ी बनाने में सेविंग मिरर, जो सेविंग मिरर होते हैं नाई की दुकानों में, वहाँ भी क्या होता है, अवतल दर्पण ही होता है, बाले दर्पण के रूप में किया जाता है। तो इसके उपयोग याद रखना, गाड़ियों की हेडलाइट में, सोलर कुकर में, और दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो बता देना, मैं दोबारा एक वीडियो और बनाऊंगा, अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर समझ में ना आए तो एक बार जरूर देख लेना, दोबारा से भी देख लेना वीडियो को आप। आगे चलते हैं। दूसरा प्रकार है इसका अवतल के बाद आता है उत्तल दर्पण। देखो अभी मैंने आपको समझाया था कि मैंने एक गोलीय दर्पण था, उसको दो भागों में काट लिया था, एक भाग ये एक भाग ये। एक की हमने उभरी हुई सतह पे कलाई लगाई थी, तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर बन गया, और इसमें हमने अंदर की सतह पर कलाई लगाएंगे तो इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ बन जाएगा, ये उभरी हुई सतह पे। तो यहाँ से प्रकाश टकराने के बाद ही वापस जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, तो वह है गोलीय दर्पण। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वह है गोलीय दर्पण जिसकी भीतरी सतह पर
कलई लगी होती है, ठीक है, भीतरी सतह पर कलई लगा दी, तथा परावर्तक पृष्ठ ऊपरी सतह पर होता है। अब इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो कहाँ होगा, उभरी हुई सतह पे, तो इसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, उसे अभिसारी कहते हैं, इसे अपसारी कहते हैं। इसे अपसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को बाहर की ओर फैलाता है, ये चारों तरफ फैला देता है, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो समझ में आ गया अभिसारी और अपसारी। अभिसारी कहते हैं जो एक ही बिंदु पर इकट्ठा करता है प्रकाश की किरणों को और ये चारों तरफ फैला देता है, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को। अब चलते हैं, देखो इसका फिगर भी देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया, देखो यहाँ पर अंदर की ओर देखो लगी है कलई और बाहर क्या है, बाहर वाले पृष्ठ से प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन। ये प्रकाश की किरणें आई, टकराने के बाद देखो इसने फैला दिया चारों तरफ, इसको यहाँ फैला दिया, इसको यहाँ फैला दिया ना, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन और ये अपसारी दर्पण कहलाता है। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके उपयोग देख लेते हैं। तो इसका उपयोग वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए साइड मिरर, मतलब जो गाड़ियों में जो साइड में मिरर लगा होता है वो क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है, ताकि हम अधिक से अधिक क्षेत्र देख सकें, ठीक है, पीछे का अधिक से अधिक क्षेत्र देख सकें, तो साइड मिरर के रूप में लगाते हैं उत्तल दर्पण को, ठीक है। और स्ट्रीट लाइट में, मतलब जो लैंप लगे होते हैं रोडों पर, जो लैंप लगे होते हैं उनमें भी क्या लगा होता है, स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण से क्या होता है, लाइट चारों तरफ फैल जाती है, ये इसका काम क्या है, फैलाने का है चारों तरफ, तो लाइट चारों तरफ फैल जाती है, इसीलिए स्ट्रीट लाइटों में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है। सिंपल सा है, गोलीय दर्पण को दो भागों में काट लिया था हमने, ठीक है, एक की हमने उभरी हुई सतह पर कलाई लगाई थी तो बन गया था क्या, अवतल दर्पण, और इसकी एक की हमने अंदर की सतह पे हमने कलाई लगा दी तो ये बन गया उत्तल दर्पण। एक होता है अपसारी अभिसारी दर्पण और एक होता है अपसारी दर्पण, ये भी समझा दिया मैंने, अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगली डेफिनेशन, अगली हेडिंग अगले वीडियो में बताएंगे। अब हम यहीं पे हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, और मैं ये छोटे छोटे वीडियो ही से ही आपको पूरा कोर्स कराऊंगा ताकि आप बोर ना हो, जल्दी वीडियो देख सकें और साथ में नोट्स भी बना सकें। तो नोट्स बनाते चलिए और पर डे मैं एक वीडियो दूंगा, उसे देखते चलिए, ठीक है, और अपने प्रैक्टिस जारी रखिए। तो आज की क्लास कैसी लगी इसको कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और मैं इस वीडियो को और अच्छा कैसे बना सकूँ इसकी सलाह भी देना, और सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। धन्यवाद।